गुरुग्राम मार्केट एक तरीके से स्टेगनेंट हो गया है जी। काफ़ी रेट बढ़ गए हैं। अब इसके आगे कहाँ ही बढ़ेंगे। 84 में 400 रुपये के हिसाब से प्लॉट जो है DLF ने लोगों को दिए थे। अब आप ये सोचेंगे कि यार इतना रेट क्यों हो गया अचानक। ये जो मार्केट है ये और अभी आगे जाने के संभावनाएं हैं। वो विदेशी भी हैं उसमें, जो कि एक हैरानी का विषय है कि लोग इतने ज़्यादा यहाँ पे काम करने के लिए इच्छुक हैं। तो मैं आपसे एक चीज़ ये जेन्युइनली ये समझना चाहता हूँ कि मान लीजिए कोई ऐसा बायर है जिसका बजट 1, 1.5, 2 के आसपास है, तो उसे कहाँ परचेज करना चाहिए। एंड यूज़र है, लोगों को क्या भरोसा आ पाता है ज़मीन खरीदने पे और पेपर सारे क्लियर होते हैं यहाँ पे। आप अपार्टमेंट से ज़्यादा रुझान प्लॉट और उस पर कंस्ट्रक्शन को दे रहे हैं, ऐसा क्यों। और साथियों, ये महज एक इत्तेफाक ही आप कह सकते हैं कि जब मैं गुड़गांव के इस मार्केट में घूम रहा था तो मुझे यहाँ पे सौदागर प्रॉपर्टीज़ दिखा, जो कि अपने आप में काफ़ी राइम कर रहा था हमारे नाम के साथ। हमने सोचा क्यों ना जो है यहाँ पे एक बार मिल के बात की जाए और इनका कुछ एक्सपीरियंस लिया जाए। और इत्तेफाक देखिए कि आप 25 साल से इस मार्केट में हैं, एक अच्छा खासा अनुभव है। और हमने कोशिश की कि इनसे कुछ ज़्यादा से ज़्यादा इस मार्केट के बारे में जानकारियाँ निकाली जाए। नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदागर के आज के इस नई वीडियो में। साथियों, आज सौदागर का कैमरा आ चुका है गुरुग्राम में और सौदागर के संस्थापक श्री अरुण शर्मा जी से आज चर्चा करेंगे। आखिर गुरुग्राम का मार्केट पिछले 2 डिकेड से 3 डिकेड से किस तरीके से रहा है, आगे कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि आप इस मार्केट को पिछले 25 सालों से देख रहे हैं। चाहे वो कॉमर्शियल हो, प्लॉट हो, या फिर यहाँ पे कोठी काफ़ी चलते हैं, अपार्टमेंट्स हैं। आखिर किस तरीके से मार्केट ने शेप लिया है और फ्यूचर क्या हो सकता है, आइए आज इस पे चर्चा करते हैं। नमस्कार अरुण शर्मा जी। नमस्कार। नमस्कार। पहले तो आप अपना थोड़ा परिचय दे दें, क्योंकि जितने भी व्यूअर हैं वो समझ पाएँ कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, कैसे। बिल्कुल। ये जो रियल एस्टेट की लाइन है लगभग 2000 में हमने शुरू करी जी। और गुरुग्राम की जो मार्केट है इसने, मैं समझता हूँ जितने लोग भी हैं रियल एस्टेट में, सभी को बहुत अच्छा करके दिया। और अगर हम चलें तो 84 में 400 रुपये के हिसाब से प्लॉट जो है DLF ने लोगों को दिए थे। और उसके बाद धीरे धीरे आज जो DLF फेज़ 1 और फेज़ 2 की मार्केट की हम बात करें तो DLF फेज़ 1 में 6 लाख रुपए के आसपास अच्छे प्लॉट का रेट है और DLF फेज़ 2 में लगभग 5 लाख के आसपास अच्छे प्लॉट का रेट है। और मैं समझता हूँ कि अब आप ये सोचेंगे कि यार इतना रेट क्यों हो गया अचानक। उसके पीछे राज ये है कि यहाँ से 15 मिनट की ड्राइव है बसंत विहार, वहाँ पर रेट 11-12 लाख रुपए का है पर स्क्वायर यार्ड। और तो उसको देखते हुए वहाँ पे जो सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं यहाँ पे भी हैं। और मैं समझता हूँ कि वहाँ के ज़्यादातर लोग आजकल गुरुग्राम में इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि यहाँ की हर प्रकार से सड़कें, चौड़ी रोड्स और जो स्टिल पार्किंग का जो इन्होंने पीछे प्रावधान दिया था प्लॉट के साथ, तो उस वजह से लोगों को अच्छा स्पेस भी मिला। और लोगों को यहाँ पे जो नाइट लाइफ है वो बहुत बढ़िया है, यहाँ पे अच्छे रोज़गार के साधन भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे करके ये जो मार्केट है ये और अभी आगे जाने के संभावनाएं हैं। उसके पीछे यंगस्टर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, क्योंकि जितनी भी यूथ है आप देख लीजिए, आपके पूना से क्या कई मतलब तमाम शहरों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं काम के लिए, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। लोग, मैं देखता हूँ कि मेरे को रेंट के लिए कई लोग जो अप्रोच करते हैं वो विदेशी भी हैं उसमें, जो कि एक हैरानी का विषय है कि लोग इतने ज़्यादा यहाँ पे काम करने के लिए इच्छुक हैं और अच्छा चल रहा है। आप देखिए मेट्रो को देख लीजिए, हर प्रकार से जो यहाँ पे सिस्टम इन्होंने बनाया, गवर्नमेंट कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। और बाकी आपके मन में कुछ है तो मुझे बताएं। इसमें एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ आप लोगों के सामने, जो आपने शर्मा जी ने जो यहाँ पे रेट बताए हैं, इस गुरुग्राम में हो चाहे दिल्ली NCR का रीजन हो, यहाँ पे आपका गज चलता है, स्क्वायर गज। तो इन्होंने सारे रेट स्क्वायर गज के बताए हैं। और जो लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, स्क्वायर फीट में अगर आप समझना चाह रहे हैं तो इसे 9 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि 1 स्क्वायर गज में 9 स्क्वायर फीट होता है। तो मोटे तौर पे आपने ये कहा कि 84 के आसपास 400 रुपये स्क्वायर गज का रेट था, स्क्वायर गज का रेट, यानी पर स्क्वायर फीट मोटा मोटा 40 रुपए का। बस। तो इन्होंने, आप मान के चलेंगे, DLF ने तभी प्लॉट लॉट किए थे। और उस वक्त आपको जान के हैरानी हुई, यहाँ जंगल था, यहाँ कोई लोग छोड़ जाते थे प्लॉट कि नहीं यार यहाँ कौन आएगा। धीरे धीरे गुरुग्राम द्रोणाचार्य का गुरु का एरिया है, तो यहाँ सब कुछ बहुत बढ़िया है और आगे देखते रहे, अभी तो शुरुआत है। इसमें मुझे एक चीज़ आपसे समझनी है, क्योंकि अनलाइक पुणे मार्केट, जहाँ पे कि खासकर जो हम लोग देखते हैं कि इंफ्रा डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं है जितना कि हम गुरुग्राम में देख पाते हैं। क्या आपको लगता है शर्मा जी इसमें रीज़न ये है
कि यहाँ पे इंफ्रा डेवलपमेंट इसलिए बढ़ा होगा क्योंकि दिल्ली पास में है, कैपिटल रीजन है, या इसके पीछे कुछ और कारण देखते हैं आप? असल में क्या है कि गुरुग्राम को जो अभी उन्होंने लिया है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया है गुरुग्राम। अगर आप किसी को कहते हैं मैं दिल्ली रहता हूँ, उसके लिए कोई बात नहीं। जब आप कहते हैं मैं DLF में रहता हूँ, हरियाणा में, गुरुग्राम में, तो एक बार वो आपको जरूर देखता है कि अच्छा आप भी बहुत अच्छे एरिया में रहते हैं। यानी कि गुरुग्राम को अब हर मतलब विदेश में एक जगह मिल चुकी है। आप कभी भी ट्राई करें, कोई भी मैं समझता हूँ देश ऐसा नहीं है जो गुरुग्राम को ना जानता हो, क्योंकि हमारे पास NRI क्लाइंट इतने ज़्यादा हैं, वो जहाँ भी बैठे हैं गुरुग्राम के सारे काम से बड़े खुश हैं। अच्छा, इसमें एक विशेष बात बताता हूँ जो आपको शायद नहीं पता। गुरुग्राम एक ऐसा एरिया है जो फ्री होल्ड है। आपका दिल्ली फ्री होल्ड नहीं था, आपका नोएडा फ्री होल्ड नहीं है, यहाँ फ्री होल्ड है। यहाँ पे आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, बड़ी साफ सुथरे तरीके से काम होता है और बहुत ज़्यादा शिकायतें यहाँ लोगों को नहीं है। फ्री होल्ड से आपका क्या मतलब, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, फ्री होल्ड का मतलब होता है जैसे कि अगर दिल्ली में आप देखें, अब तो लोगों ने फिर भी फ्री होल्ड करा लिया है, आपको बैंक लोन नहीं देता लीज पे। लीज पे जब तक आपकी प्रॉपर्टी आपको फ्री होल्ड कराना पड़ता है तब आपको बैंक लोन देता है। तो लीज यहाँ की प्रॉपर्टी डे 1 से इन्होंने फ्री होल्ड कर रखी है। तो ये कई लोगों को इसके बारे में नहीं पता और इसके बारे में पता होना भी ज़रूरी है। इसीलिए लोग यहाँ पे निश्चिंत होकर काम कर रहे हैं। उन्हें पता है कि मुझे लोन में कोई समस्या नहीं आएगी। अब जाहिर है सभी को बैंक लोन की आवश्यकता होती है, तो इसलिए ये सब कुछ ठीक है यहाँ पे। तो आप अगर थोड़ा सा हमें बताएं कि जो 25 साल से लगभग आप हैं, 2000 से आपने बताया, इन 25 सालों में आप सबसे ज़्यादा बदलता हुआ क्या देखे हैं? किस वजह से जो है गुरुग्राम इतना बदला है? मेन तो इस पे फोकस किया गया था। मैं एक बात और कहूँगा कि जब मेरे पास कोई क्लाइंट आते हैं वो मुझे कहते हैं कि आप बताइए कि यहाँ पे बिजली कम है, पानी की थोड़ी समस्या है। मैंने उनको हमेशा ये कहा कि गुरुग्राम जो इन्होंने डिज़ाइन किया था वो मान लीजिए 100 लोगों के किया था, आज 700 लोग गुरुग्राम के अंदर है। लोग इतनी तादाद में यहाँ आ रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि सब कुछ यहीं, सब कुछ बढ़िया यहीं चल रहा है। आपकी रोड्स बहुत बढ़िया हैं, आपका लोगों का जो रहन सहन है वो बहुत बढ़िया है, कोई यहाँ पे ऐसी दिक्कत नहीं है। हर प्रकार से लाइट की इतनी समस्या नहीं है, तब भी इन लोगों ने उसको संभाल रखा है। जहाँ 100 लोगों ने आना था वहाँ 700 लोग आए हुए हैं, तब भी सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है और धीरे धीरे और बढ़िया कर रहे हैं। अभी आपने उनका सुना होगा, मिनिस्टर साहब बोल रहे थे कि यहाँ से एक टनल बन रही है जो सोनीपत आपको पिछले अगर हम सालों की बात करें तो कम से कम 2 से ढाई घंटे लगते थे। अब उन्होंने कर दिया है, अनाउंस कर दिया उस चीज़ को कि भाई अब आपको यहाँ से 25-20 मिनट लगेंगे, सिर्फ 20 से 25 मिनट को आपको वहाँ पहुँचाएगी। आप देखिए कि नीचे ट्रैफिक चल रहा है, ऊपर हवाई जहाज चल रहा है। ये सिर्फ यही पॉसिबल है और आपने कहीं नहीं देखा होगा अभी तक। ये सब कुछ जो है तरक्की के रास्ते पर जा चुका है। सब लोग यहाँ से खुश हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसे लोग नहीं है जो यहाँ करके वापस दिल्ली की तरफ जाएं या वापस किसी और एरिया में जाएं। सभी लोग यहाँ खुश हैं। मैं लगभग महीने के अंदर करीब 100-150 लोगों से ऐसे से मिलता हूँ जो दिल्ली से कहीं और से यहाँ आ रहे हैं और यहाँ आने के बाद वापस नहीं जा रहे। पहले एक टाइम मैंने वो भी देखा है जब लोग दिल्ली से आते थे और 6-7 महीने बाद दिल्ली वापस चले जाते थे। एक ऐसा टाइम भी था, लेकिन अब वो सब कुछ बदल चुका है। अब लोग दिल्ली से एक आता है, 4 को साथ लाता है। तो इसके पीछे आप रीजन मान रहे हैं कि इंफ्रा डेवलपमेंट जो हुआ है बहुत बढ़िया तरीके से, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। आप भी अब तो यहाँ पर आगे आप देखिए कि इतना स्टेडियम तैयार हो गए हैं, इतना मतलब खाने पीने के लिए बच्चों की जगह, रात को आप आराम से यहाँ घूम सकते हैं। रात को मैं देखता हूँ जब हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर रात को 11-12 बजे लड़कियाँ चहलकदमी करके अपने घर वालों से बात कर रही होती। सारी बाहर से आई हुई लड़कियाँ मेरे यहाँ रह रही हैं, काम कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं। उनके लिए कोई समस्या नहीं किसी प्रकार। सेंस ऑफ सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी, बहुत बढ़िया। मतलब यहाँ पे एक चीज़ निकल के आ रही है कि जो इंफ्रा डेवलपमेंट है अगर वो लगातार हो तो उसके रुझान भी आपको देखने को मिलते हैं कि प्रॉपर्टी के रेट्स भी बढ़ते हैं और लोगों का विश्वास भी बढ़ता है, जो कि कहीं ना कहीं गुरुग्राम को आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा हेल्प किया है। मुझे एक चीज़ ये समझना है कि यहाँ पे शर्मा जी जो बायर हैं जी, क्योंकि आप 24-25 साल से देख रहे हैं जी, तो बायर क्या चीज़ ज़्यादा पसंद करना चाहता है और किस तरह के बायर हैं? मानिए इन्वेस्टर्स हैं या एंड यूजर्स की संख्या ज़्यादा है, आपका उस पर क्या अनुभव है? एक्चुअली किसी भी मार्केट को बढ़ाने के लिए एंड यूज़र तो चाहिए ही चाहिए। एंड यूज़र ही मार्केट को बढ़ाता है, क्योंकि बिल्डर जो है या फाइनेंसर जो है वो चीज़ लेता है, उसको अच्छे दाम पे बेचता है। वो बेचेगा किसको? एंड यूज़र को ही। तो एंड यूज़र यहाँ पे बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा एंड यूज़र घबराता है कि भाई उसे कोई ऐसा ब्रोकर मिल जाए या ऐसा कोई मार्गदर्शक मिल जाए
जो उसकी समस्याओं का समाधान कर दे। देखिए, मैं आपको यहाँ एक बात बताता हूँ, जितने भी मिडिल क्लास के लोग हैं, उससे ऊपर के लोग हैं, उन्होंने जमा पूंजी इकट्ठी करके एक बारी लगानी है। अगर वो जमा पूंजी कहीं गलत जगह लग गई या किसी ऐसी जगह पे चली गई, तो उसका जीवन जो है उसको वापस पाने के लिए फिर पर्याप्त नहीं है। वो जमा पूंजी गई तो गई। इसलिए अच्छे लोगों के साथ मिलना बहुत ज़रूरी है। पिछले 24 सालों में अच्छे बुरे सभी लोग मिले, लेकिन मैक्सिमम लोग अच्छे ही होते हैं। तो मेरा यहाँ पे ये कहना है कि हर बंदे को, जो भी दिल्ली से आता है, हर ब्रोकर को उसका ध्यान रखना चाहिए, उसको ठीक तरीके से रास्ता दिखाना चाहिए और उसको चीज़ देनी चाहिए। जैसे यहाँ पे कई बार ये भी सुनने में आया दिल्ली एनसीआर रीजन में कि एक प्रॉपर्टी, अगर प्लॉट की केस में बात करें तो कई लोगों ने खरीद रखा है और एक जो एंड यूज़र है उसको पता ही नहीं चल पाता है कि इसे हम कैसे चेक करें, और कई बार लोग फंसते हैं और ये डर से जो कोई सेफ चीज़ें भी हैं उसमें भी लोग हाथ लगाने से डरते हैं। तो इसमें आपका क्या मानना है? बिल्कुल सही है ये बात। तो थोड़ा सा देखो, लॉ ये कहता है कि अगर कोई आपको आगरे का ताजमहल बेच रहा है तो आपको अपनी इंक्वायरी भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके ताजमहल खरीदने चल दिए, जबकि ताजमहल खरीदा जाएगा या नहीं जाएगा ये तो आपको खुद को पता होना चाहिए। ताजमहल नहीं बेचा जाएगा तो इंक्वायरी करनी चाहिए, अच्छे लोगों का साथ होना चाहिए। और आपको जब प्रॉपर्टी लेने निकल रहे हैं तो मैं फिर से कहता हूँ, आंखें खोल के लेना चाहिए। आपको भी एक बार इंक्वायरी कर लेनी चाहिए कि भाई हाँ भाई मैं क्या ले रहा हूँ। कैसे करें इंक्वायरी? जैसे कि यहाँ पर जैसे ब्रोकर्स हैं, आप पहले उनका निकालिए कि अच्छे ब्रोकर्स कौन कौन से हैं, जिनका नाम आप, आजकल तो सर्च करने के इतने रास्ते हैं कि क्लिक करिए, आपको सर्च में पता लग जाएगा कि हाँ अब जैसे हमारी कंपनी है सौदागर प्रॉपर्टीज़ के बारे में आधे से ज़्यादा लोग यहाँ जानते हैं कि हाँ ये लोग ठीक काम करते हैं। और हमने अपने जितने भी बच्चे हैं हमारे पास जो काम कर रहे हैं, सभी को हमने एक ही बात कही है, ईमानदारी और तरीके से, क्योंकि लोगों का पैसा अपना पैसा समझ के आप लगाएं। यानी कि अगर जैसे तुम्हें दुख होगा पैसा खर्च करने का, उनका दुख भी उतना ही है। तो सभी को मेरी ये राय है। तो मानिए ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका, अगर वो चाहते हैं कि नहीं मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जी, अगर मैं ये समझूं कि वो चाहते हैं कि मुझे ये कोई प्लॉट है, कोई कोठी यहाँ चलता है, अपार्टमेंट है, उसे लेना है और मैं बाद में एंड में किसी की हेल्प लेना चाहता हूँ, मुझे अपने लेवल पे समझना है कि ये कितना सही है कितना गलत है, तो उसमें क्या आपका सुझाव है? अपने लेवल पे तो फिर बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो जैसे मैं इसमें एक उदाहरण ये देना चाहता हूँ कि जैसे कि हम लोगों को इतना टाइम हो गया, डे वन से हम भी इतने होशियार नहीं थे, ना ही इतनी समझते। जी, धीरे धीरे करके हमें भी समझ में आया कि भाई ये जो रियल एस्टेट की लाइन है, बहुत इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक सिंपल सी बात है कि आप एक प्रॉपर्टी लेने निकल रहे हैं और उसके सिर्फ या तो आप कोर्ट में चेक कर लीजिए, या जहाँ की वो प्रॉपर्टी है जिस बिल्डर की प्रॉपर्टी उसके डिपार्टमेंट में जाए वहाँ चेक कर लीजिए, या फिर किसी अच्छे ब्रोकर को सलाह कर लीजिए कि भाई आप ऐसा है कि, क्योंकि ना आपने पैसे एक बार लगा दें और गुड़गांव में अभी नहीं लगाए तो ये गाड़ी निकल रही है अभी, तो फिर भी ऐसी धीरे गाड़ी है कि आप उसमें अपना लगा लें कुछ, नहीं तो ये गाड़ी चल पड़ी तो फिर रुकेगी नहीं। जैसे पिछले 3-4 साल से नहीं रुकी, बड़ी तेज चल रही है। तो अभी टाइम है, लोगों को लगाए इसमें और इंक्वायरी जरूर करें। एक दौर था ये कि 2012, 13, 14 के बाद की बात करें तो लोग ये कहने लग गए थे कि गुरुग्राम मार्केट एक तरीके से स्टेगनेंट हो गया है जी, काफ़ी रेट बढ़ गए हैं, अब इसके आगे कहाँ ही बढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं वो चीज़ें एक बार जब अपना कोविड का दौर आया, कोविड के बाद वो चीज़ें उलट गई, हाँ, तो मल्टीफोल्ड हो गया। बिल्कुल। अब वो बात फिर से लोगों के मन में आ रहा है कि अब इतना बढ़ गया, अब आगे कहाँ जाएगा। तो इस पे आपका क्या मानना है? अब बसंत विहार में जब रेट हुआ करता 3 लाख रुपए, तो लोग कहते थे 3 लाख तो बहुत हो गया, अब नहीं जाएगा। लेकिन 3 लाख से बढ़ते 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 आज 12 लाख रुपए के आसपास है स्क्वायर गज। हाँ, वही मैं गज में ही बात कर रहा हूँ जी। तो अगर 12 लाख रुपए पहुँच गई है वो चीज़, तो गुरुग्राम में भी लोग कहते थे कि यार जब बहुत हो गया रेट, इसमें अब क्या बढ़ेगा। लेकिन आज मैं आपको जो रेट बता रहा हूँ, लगभग अच्छा प्लॉट का रेट 6 लाख रुपए फेज़ 1 में और 5.25 लाख रुपए यहाँ पे भी रेट है फेज़ 2 में। तो आप मान के चलें कि आने वाला जो टाइम है, अगर सब कुछ स्मूथ रहा, ठीक रहा, तो ये रेट 7-7.5 लाख तक पहुँचने में कोई देर नहीं लगाएगा। और आने वाले टाइम में मान लीजिए अगर मैं 10 साल की बात करूं जी, कि आज हम लोग 2024 में हैं, 2034-35 तक देखें, तो आप गुरुग्राम मार्केट को किस रेट तक देखते हैं और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसको आगे ड्राइव करेंगे तेज़ी से? बहुत बढ़िया आपकी बात है। उसमें मैं आपको ये बता दूं कि ऐसे तो थोड़ा आइडिया देना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि बसंत विहार जब यहाँ से 15 मिनट की ड्राइव में सभी चीज़ें वहाँ मौजूद हैं, सिर्फ आई एम्बेसी की वजह से वहाँ का रेट थोड़ा सा अपर साइड है,
कि एम्बेसी सिर्फ अपना जो भी रेंटल है वही देखती है। अगर वो चीज़ें जब यहाँ कन्वर्ट हो जाएंगी तो बसंत विहार और हमारे रेट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा, पर दिल्ली का एक ठप्पा जरूर है उसके ऊपर। ये एक अलग बात है, लेकिन तब भी लाख 2 लाख का फर्क रह जाएगा। मान लीजिए अगर वो आज से 5-7 साल 10 साल बाद वो 15 लाख या 17 लाख रुपए होता है तो DLF का भी रेट 10 और 12 लाख से कम नहीं होगा। मतलब आज की डेट से जो रेट है वो लगभग डबल हो जाएगा, ऐसा मानना आप? एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक पकड़ा आपने, वो डबल हो जाएगा। और मेरे ख्याल इसमें कोई ज़्यादा आश्चर्यजनक बात भी नहीं। अच्छा, यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो शायद अपार्टमेंट भी काफ़ी यहाँ पे बिक रहे हैं आज के डेट में। मैं देखो तमाम डेवलपर्स भी काम कर रहे हैं और रेट काफ़ी बढ़े हैं जो डेटा दिखा रहा है। तो अपार्टमेंट के मार्केट को कॉमर्शियल के मार्केट से, और जो यहाँ पे कोठी का कंसेप्ट है और प्लॉट का कंसेप्ट है, फ्लोर प्लेट का कंसेप्ट है, ये चारों पांचों चीज़ों को अगर आप एक साथ सम अप करें तो आप उसको कैसे देखते हैं कि वो आने वाले समय पे और मौजूदा समय पे क्या है? कॉमर्शियल मार्केट, प्लॉट, कोठी और आपका ऑफिस स्पेसेस। असल में जो हम लोगों की जो एक्सपर्टीज़ है वो हमने प्लॉट्स में और कोठी में और फ्लोर्स में ज़्यादा रखी, लेकिन हमने कमर्शियल को भी काफ़ी किया है और इंडस्ट्रियल एरिया को काफ़ी किया है। मैंने मानेसर में जब रेट हुआ करता 3,000 रुपये मीटर, वहाँ मीटर में चलता है, आप गए जो मीटर में थोड़ा वो कर लेते, तो इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो मीटर में बिकता है। अच्छा, तो वहाँ पे जो 3,000 3,500 रुपये मीटर था और मैंने 22 से 23,000 रुपये मीटर पे छोड़ दिया था। फिर हम यहाँ इसी जगह पे आ गए, रेजिडेंशियली करने लगे। आज वहाँ पे रेट लाख रुपये, 1.25 लाख रुपये रेट है। तो आप समझ के चलें कि अब मानेसर जो इंडस्ट्रियल एरिया इन्होंने बनाया है वो लाजवाब है। मतलब इतनी खुली, इतनी चौड़ी सड़कें हैं वहाँ पे, 200-200 फुट की सड़कें हैं वहाँ पे। आप कभी वहाँ का विजिट करें तो आपको मज़ा आएगा। इंडस्ट्रियल एरिया ऐसा भी होता है। ये जो शर्मा जी ने बात कही मानेसर की, मैं 2-4 बार गया भी हूँ। देखिए, किसी भी लोकेशन के डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ बेसिक इंफ्रा यानी कि रोड इंफ्रा किस तरीके से है, कितना वाइड है। मानेसर में आप देखें कि आज के अगर 5-7 साल पहले के भी मार्केट को समझने की कोशिश करें तो जब वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं भी थी तब भी रोड काफ़ी वाइड थे। और मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा ऐड किया उसमें प्रॉपर्टी को बढ़ने में। यहाँ उद्योग विहार रेट तो खैर बहुत, उद्योग विहार का ही बहुत ज़्यादा रेट हो गया, लेकिन मानेसर ने बहुत अच्छा किया। और मानेसर को देखने के बाद कोई इसको छोड़ेगा नहीं, इतना अच्छा ही लगा है वो। रोडें बहुत है, ट्रक इतने बड़े बड़े ट्रक अंदर जाते हैं, कोई रोड ब्लॉक नहीं होती। अब उद्योग विहार के अंदर ट्रक अंदर जा ही नहीं सकता उतना बड़ा। यहाँ रोड्स छोटी हैं, लेकिन तब भी क्योंकि ये दिल्ली के नज़दीक है और सबसे पुराना है तो रेट इसका भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर वैसे देखें तो मानेसर का मुकाबला नहीं। मुझे एक चीज़ बताएं शर्मा जी कि बायर कई तरह के हैं जी। काफ़ी एंट्री लेवल के भी बायर होते हैं जिनका बजट 1 करोड़ है, 1.5 करोड़ के आसपास है। बिल्कुल। कई लोग ऐसे होते हैं जो सेकंड टाइम परचेज कर रहे हैं, उनका बजट 5 करोड़ के ऊपर है। जी। तो मैं आपसे एक चीज़ ये जेन्युइनली ये समझना चाहता हूँ कि मान लीजिए कोई ऐसा बायर है जिसका बजट 1, 1.5, 2 के आसपास है, तो उसे कहाँ परचेज करना चाहिए? एंड यूज़र है। और मान लीजिए कोई सेकेंड टाइम बायर है जिसका एज ग्रुप लगभग 35 से 40 के बीच में, वो चाहता है नहीं यार मैं इस छोटे घर में नहीं रह सकता, मुझे बड़े घर की ज़रूरत है, और उसके पास वो कैपेसिटी आ गई है कि वो 5 करोड़ या उसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकता है। तो इन दोनों तरह के बायर्स को एंट्री कहाँ पे करनी चाहिए जो उनके लिए हितकारी होगा और कल के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रिसिएशन भी उनको मिल सके? DLF ने बड़ा अच्छा काम कर रखा है यहाँ पे कि 10.5 से शुरू होते हैं यहाँ के प्लॉट। 10.5 का भी प्लॉट आपको पूरी ज़मीन समेत कई लोग लेना चाहते हैं, तो ज़मीन 60 गज में वो पूरी बना के आप रह सकते हैं। 60 गज के बाद फिर 100 गज, 100 गज के बाद फिर 150, 150 के बाद 200, 200 के बाद फिर 215, फिर 250, इस तरीके से सारी चीज़ें इन्होंने बना रखी हैं। अब 60 गज का जो प्लॉट है वो किसी टाइम में बड़े कम प्राइस पे होता था, आजकल उसका प्राइस बहुत है, लेकिन फिर भी वो 1.5-2 करोड़ रुपए में आपको मिल सकता है। प्लॉट आप उसे ले सकते हैं। और वो क्योंकि वहाँ पे रेंटल ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी ये यंग बच्चे हैं, जितने भी यहाँ पे आप देखिए ना, ऑफिस स्पेस जो है वो करीब 4-4, 5-5 लाख बच्चे एक जगह पे काम करते हैं। आपने DLF की बिल्डिंगें देखी होंगी, इतना काम है लोगों के पास, और वो रहेंगे भी कहीं ना कहीं। तो वो जो 60 गज के प्लॉट हैं उसमें लोग बढ़ा करके उनको रहने के लिए दे देते हैं। तो मेरे ख्याल है कि एक बिल्डिंग से कोई उनको 70-80 हज़ार रुपये, लाख रुपये इनकम भी शुरू हो जाती है। अच्छा, तो उसमें रह भी सकते हैं। और हाँ, उसको बना करके ना, आपको जैसे प्लॉट मिला, प्लॉट को आपने बनाया, 30-35 लाख रुपए उस पर और लगा दिए, तो उसके बाद वो आपको 50-60 हज़ार रुपये, 70 हज़ार रुपये तक रेंट मिलता है। तो अगर वो रेंट मिल रहा है आपको 60 गज में, तो वो भी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है और बढ़ता तो जा ही रहा है उसका रेट।
अच्छा, यहाँ पे ये कंसेप्ट कैसे रहता है? मान लीजिए किसी ने 60 गज लिया, 100 गज या जो भी यहाँ पे है, तो उस पर बना कितना सकता है लगभग? अभी पीछे 4 मंजिल अलाउड थी, अब लेकिन क्या नाम है, इन्होंने 3 मंजिल कर दी है, शायद 4 मंजिल फिर से आ जाए। तो 4 मंजिल आप बनाते हैं, तो 4 मंजिल बनाने के बाद आप उसे रेंट पे दे, 2 कमरे आपको एक फ्लोर पे मिल जाते हैं जी। तो 8-10 कमरे आपके बन जाते हैं। तो 8-10 कमरे बनाने में आप समझ लीजिए कि लगभग 14 हज़ार रुपये के करीब आपका एक कमरा रेंट पे चढ़ जाता है। तो 1,20,000 रुपये बनते हैं उस तरीके से। लेकिन थोड़ा होता हुआ खर्चा भी होता है, सब कुछ होता है, तो 70-80 हज़ार रुपये आपके हाथ नेट में अच्छा हाथ है। जाए। मैंने एक चीज़ देखा कि अभी आपसे डिस्कशन करने के दौरान कि आप अपार्टमेंट से ज़्यादा रुझान प्लॉट और उस पर कंस्ट्रक्शन को दे रहे हैं, ऐसा क्यों? इसमें एक मेरी निगाह में वो कमी है, हो सकता है किसी की निगाह में ना होती हो। अपार्टमेंट जो भी आपको मिलता है वो कहते हैं आपको 3,000 फुट दे रहे हैं, देते आपको वो 1,800 फुट है। 1,200 फुट या 1,000 फुट की वेस्टेज निकाल देते हैं वो, कि भाई जीने में चला गया, लिफ्ट में चला गया, इसमें चला गया। जबकि आप यहाँ बिल्डर फ्लोर जब आप लेते हैं, आपको 2,000 कहता है तो आपको देता 2,300 फुट है। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है जो लोगों को समझ में नहीं आता, पर हमें लगता है कि ये ज़्यादा बेटर है। जबकि उसमें पहले चार्म होता था कि एक स्विमिंग पूल मिल जाएगा, जिम मिल जाएगा, सिक्योरिटी मिल जाएगी। अब ये सब चीज़ें इनमें हैं। हमारे पास सारा गेटेड है, ये DLF फेज़ 2 फेज़ 1 सारा गेटेड है, और DLF क्लब यहाँ पास में ही है, 3 क्लब है और जो बहुत नज़दीक है। आप उनकी मेंबरशिप ले लें, वहाँ स्विमिंग पूल भी है, वहाँ आपका तंबोला भी है, वहाँ पार्क भी है, वहाँ जिम भी है, एवरीथिंग इज़ देयर। तो ये तो आपको चाहिए कि क्या नाम है कि आप खुलेपन में जब भी चाहो, यहाँ तो आपको मजबूरी आपकी जाना ही जाना है। आप नहीं जाना चाहते अपने एरिया में, आप जाके अपना क्लब ज्वाइन करें ना। करेक्ट। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि सोसाइटी। और फिर अर्थक्वेक पीछे आया था, याद से मैं आपको बात कर रहा हूँ 6-7 साल पहले की, तो बिल्डिंग वो थोड़ी सी हिल गई, उसमें क्रैक आ गए, तो लोग ने प्लॉट लेने शुरू कर दिए कि हम नहीं रहेंगे वहाँ पे। हर चीज़ का अपना प्लस माइनस है। तो क्या आप इसके पीछे ये भी देखते हैं कि अगर कोई इंसान अपार्टमेंट लेता है तो सिर्फ रह सकता है, क्योंकि उसी में आप रेंट कहाँ से देगा? जबकि प्लॉट पे अगर वो कंस्ट्रक्शन करता है, 60 गज हो या फिर 115 गज हो, 250 गज हो, तो रह भी सकता है और उससे किराया भी ले सकते हैं। बिल्कुल, पैसिव इनकम जो है स्टार्ट हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक फैमिली के साथ उसके रिलेशन भी बिल्टअप होते हैं। जो रहेगा उसका प्यार मोहब्बत भी बढ़ता है, सारी चीज़ उस तरीके से। हम भी बहुत टाइम किराए पे रहे, बहुत मज़ा आया, आज भी उन लोगों के साथ रिलेशन है। तो 25 साल का आपका ये अनुभव, 24-25 साल का, ये कहता है कि आज भी अपार्टमेंट से ज़्यादा अपना ज़मीन, अपना छत हो तो ज़्यादा अच्छा है। हमेशा, आज भी ये बात रहेगी, आने वाले 50 साल के बाद भी बात रहेगी कि हमेशा से ज़मीन ही अच्छी है, क्योंकि आपके पैर ज़मीन पर है। वहाँ तो ज़मीन पे है ही नहीं आपके पैर। क्योंकि पुणे मार्केट में जहाँ तक हम लोग देखते हैं, वहाँ पे ढंग के प्लॉट मिल पाना सैंक्शन के साथ, जो आजकल NA प्लॉट बिक भी रहे हैं, वो सिटी के बाहर हैं। पर यहाँ का मार्केट हमें इतना अच्छे से नहीं पता, आपको ज़्यादा अच्छे से पता है कि लोगों को क्या भरोसा आ पाता है ज़मीन खरीदने पे, और पेपर सारे क्लियर होते हैं यहाँ पे। मैंने आपको पहले बताया फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, यहाँ तो कोई समस्या ही नहीं है ना। अगर जैसे DLF से आपने मान लिया, DLF से कोई प्लॉट लिया आपने, तो पहले बायर सेलर एग्रीमेंट ही DLF का ही हुआ। अच्छा, शुरुआत ही पेपर की यहाँ से होती है, DLF उसकी रजिस्ट्री कर रहा है। उसके बाद चेन जितने 2-3-4 लोगों ने जिन्होंने लिया, आपको चेन मिला लीजिए और आपका काम हो जाता है। लोन भी हो जाएगा उसी वक्त प्लॉट पे। जी, उसी वक्त। DLF की प्रॉपर्टी का नाम सुनते ही बैंक भी कहता है यहाँ लोन दे दो, वो टेंशन नहीं। मतलब उस पर पूरी तरीके से वो सिक्योर है और Yes, कोई दिक्कत नहीं। यस, आँख बंद करके मैं सभी से कहना चाहूँगा कि अपना DLF की अगर प्रॉपर्टी है या कोई भी प्रॉपर्टी साफ़ सुथरी है तो लेते हुए ना घबराए, ले बिल्कुल। मतलब अगर यहाँ पे एक तरीके से ये भी बात निकल के आ रही है, अपार्टमेंट वर्सेस प्लॉट या बिल्डर फ्लोर की जो बात होती है या कोठी की बात होती है, तो आपका ये मानना है कि एनी टाइम अपार्टमेंट से अच्छा है कि प्लॉट लिया जाए, साफ़ सुथरे प्लॉट, साफ़ सुथरे, जहाँ पे आप बना के अपने हिसाब से रह सकें और उससे कुछ पैसिव इनकम भी स्टार्ट कर सकें। करेक्ट। और फिर क्या है कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो ये कहा करते थे, भैया ज़मीन तो अपनी होनी चाहिए चाहे थोड़ी। अब ज़मीन आपके पास नहीं है फ्लैटों में, आप हवा में, आप ना ज़मीन है ना छत है, दोनों चीज़ आपके पास नहीं है। आप बीच में सैंडविच है मेरे हिसाब से। औरों के हिसाब हो सकता है कुछ और हो, उनको लगता है फ्लैट ही अच्छे लगते हैं। जैसे न्यूक्लियर फैमिली है आजकल, एक बच्चा है, हस्बैंड वाइफ है, तो उनको लगता है कि यार हमें सिक्योरिटी चाहिए, वो वहाँ है, तो उनको लगता है वो ठीक है, तो लोग वहाँ रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फ्लैटों की कोई इससे ख़राब हो गया कुछ, लेकिन
सोच अपनी अपनी है ना। मुझे लगता है कि हमेशा ज़मीन अच्छी है, इसलिए मेरा आज तक कोई फ्लैट नहीं है। मेरे जितने भी हैं या तो कोठी है या मेरे पास फ्लोर हैं, वही सब कुछ है, मेरा उस पर ध्यान है। तो मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि अपना अगर गुंजाइश है तो ज़मीन जरूर लें, उसके ऊपर मकान बनते हैं, सारी चीज़ें। आखिरी एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगा जी, इसमें अगर कॉमर्शियल स्पेस को ऐड किया जाए, जी, जैसे ऑफिस स्पेस एक होता है जो कि ऊपर जी। और दूसरा आपका रिटेल शॉप, तो उसके बारे में आपका क्या मानना है? बहुत तेज़ी से चली है वो मार्केट। यहाँ पे पास में ही गलेरिया मार्केट है, वो भी DLF की है। वहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ कोई 7-8 साल या 9 साल पहले, आप समझिए कि 1 मिनट के लिए उदाहरण के तौर पर, ये कोई फिक्स नहीं बता रहा हूँ मैं, वैसे बता रहा हूँ, मान लीजिए जैसे 5,000 रुपये रेट था, तो अब मैं फुट की बात कर रहा हूँ। पहले मैं आपसे गज की बात कर रहा था, फिर मैंने मीटर की करी, क्योंकि अलग अलग जगह का अलग अलग जी जी। अब मैं फुट की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे मान लीजिए 5,000 फुट का रेट था किसी ज़माने में। आज की डेट में अगर हम रेट चेक करेंगे तो मेरे ख्याल है 1.5 लाख के आसपास फुट है। अच्छा, इतना ज़बरदस्त उछाला है जो किसी भी और चीज़ में नहीं है। इतना फर्क आ गया। इतना फर्क आ गया ये एक लगभग कितने सालों में? लगभग 7-8 सालों में। बस। हाँ जी। और आप देखिए ना कि अब और चीज़ में फ़र्क आया है, लेकिन वो नज़र आता है क्योंकि वो मार्केट इतनी बढ़िया है। कभी आप उस तरफ जाएँ, अभी अब आए हैं आप तो एक बार होके आएँ और वो मार्केट देखें तो आपको मज़ा आ जाएगा। अच्छा क्राउड, अच्छे लोग, अच्छी मार्केट। क्या बात है शर्मा जी, आपने अपना समय दिया और काफ़ी चीज़ें आपने हमारे साथ शेयर की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शायद व्यूअर को भी ये बात पसंद आई होगी। हाँ हाँ, और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप जैसे लोग, हम जैसे लोग अगर मार्केट में हैं, काम कर रहे हैं, तो सभी का ध्यान हमें रखना फ़र्ज बनता है, क्योंकि पैसे बड़ी मुश्किल से इकट्ठे होते हैं। अगर कोई बंदा निकलता है पैसे लेकर के कि मैं अच्छी चीज़ ले लूँ, तो उसका गुनाह नहीं है, उसको अच्छी चीज़ देनी चाहिए और गाइड उसे ठीक से करना चाहिए। करेक्ट, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और साथियों, ये महज एक इत्तेफाक ही आप कह सकते हैं कि जब मैं गुड़गांव के इस मार्केट में घूम रहा था तो मुझे यहाँ पे सौदागर प्रॉपर्टीज़ दिखा, जो कि अपने आप में काफ़ी राइम कर रहा था हमारे नाम के साथ। हमने सोचा क्यों ना जो है यहाँ पे एक बार मिल के बात की जाए और इनका कुछ एक्सपीरियंस लिया जाए। और इत्तेफाक देखिए कि आप 25 साल से इस मार्केट में हैं, एक अच्छा खासा अनुभव है। और हमने कोशिश की कि इनसे कुछ ज़्यादा से ज़्यादा इस मार्केट के बारे में जानकारियाँ निकाली जाए। शायद आपको ये पसंद भी आया होगा। आगे ऐसे ही तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए आप अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें। अगर आपको पसंद आया है तो बाकी लोगों तक शेयर कर सकते हैं। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।